जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से आग्रह है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा की सियासत की, जो सारे भारत में विचित्र है, और फिर कटक की सियासत की, वो भी उड़ीसा में विचित्र है। आज के दिन किसी अंग्रेज शायर ने कहा था कि एवरीथिंग इज फ्री एंड फेयर इन लव एंड वार। मैं उसमें कुछ एडिशन करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। एवरीथिंग इज फ्री फेयर इन लव वार एंड पॉलिटिक्स। वैसे भी भारतीय राजनीति पंडितों का कहना है कि राजनीति में कभी 2+2 4 नहीं होता है। 2+2 क्या तो 5 होता है या नहीं तो 3 होता है। 2+2 कभी राजनीति में 4 होता नहीं है भारत की राजनीति में। यह भारत के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का, एनालिस्ट लोगों का एनालिसिस है, जिसे मैं कोट करके आज आपके सामने कह रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ कि उड़ीसा की राजनीति कैसे विचित्र है। यहाँ पर सभी को मालूम है कि सभी प्रदेशों में अनेकों पार्टियाँ कार्यरत हैं, राजनीतिक पार्टियाँ। वैसे उड़ीसा में भी है। उड़ीसा में यहाँ बीजू जनता दल 2000 मार्च 5 से शासन में है, और उस तरह अगर देखा जाए तो यह अभी उसका उड़ीसा में बीजू जनता दल का 24वां शासन वर्ष है। 24वां चल रहा है। अभी 23 साल कंप्लीट हो गए। अभी 24वें साल में नवीन पटनायक का शासन उड़ीसा में चल रहा है, उनकी पार्टी का शासन चल रहा है। जब प्रथम नवीन पटनायक उड़ीसा में शासन में आए, उस समय उड़ीसा में बीजू जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी का दोनों का मिलित मंत्रिमंडल था। दोनों ने ही अपने प्रयास से मंत्रिमंडल का गठन किया था। उसमें मेजर पार्टनर थी बीजू जनता दल और माइनर पार्टनर थी भारतीय जनता पार्टी। और दोनों ने 2000 से 2004 और फिर 2004 से 2009 इस तरह इन्होंने 9 साल संघ में काम किया, मंत्रिमंडल चलाया। 2009 से इनकी राहें जुदा जुदा लग रही है, लेकिन अभी ऐसा देखने में आया है, विशेषकर पिछले 4 साल में या उससे थोड़ा ज़्यादा साल में, कि यहाँ उड़ीसा में बीजेडी मतलब बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों अंदर खाने मिले हुए हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंड इन ग्लोव्स। ये दोनों अंदर खाने मिले हुए हैं और दोनों की ही नूरा कुश्ती चलती है पब्लिक के सामने, जनता के सामने, जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में मैच फिक्सिंग। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण के साथ में ये बात बता रहा हूं। अभी भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। वैसे इनका मूल स्थान है राजस्थान का जोधपुर, और ये उड़ीसा कोटे से राज्यसभा में सदस्य हैं एवं मंत्री हैं केंद्र कैबिनेट में। 2002 और 2003 के दरमियान ये कटक शहर में कलेक्टर थे, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे कटक शहर में। उसके पहले ये बालेश्वर जिले में भी कलेक्टर थे। 2003 में इन महाशय का, अश्विनी वैष्णव का तबादला हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली। उड़ीसा से सीधे दिल्ली गए। वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, और इनका तबादला प्रधानमंत्री कार्यालय में, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन भाषा में पीएमओ में हो गया था। और वहाँ चूंकि पीएमओ में इनका तबादला हो गया उड़ीसा से, तो वहाँ तो प्रधानमंत्री कार्यालय में तो सभी दलों के नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं, भारत के राजदूत, विश्व के सब जो देशों के जो राजदूत एम्बेसडर हमारे देश में, वो लोग भी आना जाना करते हैं। अर्थात सभी से इनका मेल मिलाप हो गया। उसी मेल मिलाप के संदर्भ में ये वहाँ चूंकि 2 साल के करीब थे, जब तक प्रधानमंत्री वाजपेयी 2004 दिसंबर तक थे, तब तक तो ये थे ही वहाँ पर। उसके बाद फिर क्या हुआ
कि ये वहाँ से कहाँ बाहर में स्टडी करने गए थे अमेरिका, फिर लौट के आके कोई कंपनी स्थापित किए, उसके बाद ये राजनीति में आ गए। चूंकि इनका पुराना कॉन्टेक्ट था ही, 2 साल में जो प्रधानमंत्री कार्यालय में ये थे, तो इनका तो सब पुराने भाजपा लोगों के सबके साथ में अच्छा संबंध बन गया था, पर्सनल रिलेशनशिप। उसी को आधार बना के ये राजनीति में कूद पड़े। ठीक है, कोई बात नहीं, राजनीति में हर कोई आदमी कूद सकता है, ये भी कूदे, ये भी कोई अचरज वाली बात या अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन अचरज या अचंभे वाली बात अब मैं आपको कहने जा रहा हूँ, जो इनके साथ में और उड़ीसा की राजनीति में हुआ है, वह यह है कि करीब 3 साल पहले ये उड़ीसा कोटे से राज्यसभा में गए। उस समय उड़ीसा से 3 सदस्य राज्यसभा में जाने थे, उसमें 3 में से ये भी एक थे। तो 2 आदमी तो बीजू जनता दल के गए। चूंकि उड़ीसा विधानसभा में 147 सदस्य आज के दिन मेंबर हैं, उसमें से 112-13 बीजू जनता दल के मेंबर हैं, करीब 22-23 हैं भाजपा के मेंबर, और 9 जन हैं कांग्रेस के, और इक्का दुक्का है स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंट। इस तरह 147 सदस्य हुए। तो इन जो आज के दिन बीजू जनता दल की जो विधानसभा में स्ट्रेंथ है, उस आधार पर 3 सांसदों का चुनाव राज्यसभा के लिए बीजू जनता दल आप आसानी से कर सकती थी। और अगर चौथा कैंडिडेट कोई होता, चाहे भाजपा से या कांग्रेस से, तो वह हारना उसका तय था, क्योंकि इनकी भास्ट मेजोरिटी है। यहाँ बीजू जनता दल एमएलए लोगों की भास्ट मेजोरिटी उड़ीसा विधानसभा में। उस दृष्टि से अश्विनी वैष्णव को चूंकि उड़ीसा कोटे से राज्यसभा में लाना था, तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से इनकी बात हुई नवीन पटनायक की, और नवीन पटनायक ने उनको हामी भर दी कि ठीक है, हम उड़ीसा से अश्विनी वैष्णव को भेज देंगे। जब इनके बात हुई, तत्पश्चात जब नवीन पटनायक भुवनेश्वर में आए, एयरपोर्ट पर उनको पत्रकार लोग पूछे कि कौन कौन खड़े होने जा रहे हैं बीजू जनता दल से, 3 उम्मीदवार, क्योंकि तीनों के तीनों सीट बीजू जनता दल को ही जानी है। आज से करीब 3 साल के नीचे की मैं बात बता रहा हूँ। तो इन्होंने उत्तर दिया, जो 2 तो बीजू जनता दल के सदस्यों के नाम दिया, और तीसरा नाम इन्होंने अश्विनी वैष्णव का भी दिया, कि तीनों के तीनों बीजेडी से उम्मीदवार हैं विधानसभा के तरफ से। तीनों नाम प्रस्तावित हैं बीजू जनता दल की तरफ से। फिर बाद में क्लेरिफिकेशन आया चंद घंटों के बाद, जब दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई ऑल इंडिया की, उसमें अश्विनी वैष्णव का नाम भाजपा की लिस्ट में था। तब जाके पत्रकारों को समझ में आया कि जो तीसरे उम्मीदवार जो है अश्विनी वैष्णव, जिसे नवीन पटनायक ने बोला था कि ये भी बीजेडी के उम्मीदवार हैं, दरअसल ये बीजेडी के उम्मीदवार नहीं है, ये भाजपा के उम्मीदवार हैं, और इनको बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक समर्थन करेंगे। तब जाके खुलासा हुआ। मतलब इससे साफ मालूम होता है कि दोस्ती इनमें आपस में इतनी है कि भाजपा के उम्मीदवार को ये सपोर्ट करेंगे, उसको ये अपना उम्मीदवार बता दिए मीडिया के सामने। इतनी अच्छी गहरी दोस्ती है। एक दूसरा कि क्योंकि सबको जानते हैं कि भाजपा की तरह तो यहाँ पर मेंबर है नहीं कि वो भेज सकते हैं, तो इन्होंने उनको सपोर्ट किया, भाजपा के उम्मीदवार को। अब सवाल ये उठता है कि आज तक हमारे देश में जितने भी राज्यसभा के लिए चुनाव हुए हैं विभिन्न प्रदेशों में, आज तक किसी भी प्रदेश में किसी भी शासक पार्टी या मेन अपोजिशन पार्टी आपस में अलायंस करके, चाहे खुलेआम हो या अंदर खाने हो, किसी उम्मीदवार को आज तक जिताए नहीं है। आज तक का भारत का चुनावी इतिहास में आपके सामने कर रहा हूँ, ये पहली बार है कि मेन जो रूलिंग पार्टी है उनके कोटे से मेन अपोजिशन पार्टी का उम्मीदवार गया है, वो भी खुलेआम सरेआम, अंदर खाने नहीं, एकदम खुलेआम सरेआम। इससे साफ साफ अश्विनी वैष्णव, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि उड़ीसा की राजनीति में रूलिंग पार्टी बीजू जनता दल और जो मेन अपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों आपस में घुल मिल रखे हैं। जैसे कि दूध में शक्कर डाल दीजिए तो वो जैसे घुल मिल जाते हैं, ये वैसे ही घुल मिल गए। इससे साफ साफ जाहिर हुआ, साफ साफ प्रमाणित होता है। मैं इसको कोई दूसरे अर्थ में भी नहीं ले रहा हूँ, कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, केवल
मैं आकलन कर रहा हूं, एनालिसिस की दृष्टि से मैंने यह आपके सामने बात रखी कि यहां पर अपोजिशन बोल के उड़ीसा में कोई नाम नहीं है, नामो निशान नहीं है। जो अपोजिशन जो भारतीय जनता पार्टी दिखाती है, मेन अपोजिशन पार्टी है, वो सब केवल दिखावा है। इससे साफ साफ मालूम होता है। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, इसी के ये 3 बात बोलूंगा, एक बात गई, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। ये जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल अभी आज से 10-15 दिन पहले पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में जो पेश हुआ, उस लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बिजू जनता दल ने मोदी सरकार का साथ दिया दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर। ठीक है, साथ दिया, मैं उसकी भी कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपने अपनी स्ट्रेटेजी है, अपने अपने राज्य के स्वार्थ है, अपने अपनी स्ट्रेटेजी है। तो इन्होंने उड़ीसा के स्वार्थ को देखते हुए इन्होंने समर्थन किया है। ठीक है, इनका दावा यही है कि हमने स्टेट का स्वार्थ देखा। ठीक है, ये मैं उनके दावों के ऊपर भी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल बात यह कर रहा हूँ कि पब्लिक में परसेप्शन, पब्लिक में बोलते हैं कि हम लोग दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों एक है। इससे यह प्रमाण होता है जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। राज्यसभा में जब डिस्कशन हो रहा था, डिबेट हो रही थी, उस समय जो राज्यसभा के जो सांसद हैं उड़ीसा से बिजू जनता दल के, उन्होंने जब कहा कि हम कांग्रेस से और भाजपा से दोनों से समान दूरी बनाए हुए हैं, वास्तव में इनका स्टैंड, ऑफिशियल स्टैंड पब्लिक के सामने तो यही है कि हम लोग ना तो एनडीए में है, ना पहले यूपीए में थे, आज इंडिया विथ डॉट्स ग्रुप में है। मतलब हम लोग किसी के साथ में नहीं है, हम लोग न्यूट्रल है 100%। ये बात पिछले 15 साल से बिजू जनता दल सार्वजनिक रूप से बोलती आई है कि हम लोग दोनों से, कांग्रेस से और भाजपा से समान दूरी बनाए हुए हैं, हमारे लिए दोनों एक ही हैं, हम किसी के साथ नहीं है। ये स्टैंड, ऑफिशियल स्टैंड बिजू जनता दल का पिछले 15 साल से कायम है। उसी के ऊपर जब राज्यसभा में डिबेट हो रही थी दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर, तो दूसरे अपोजिशन पार्टी के जो कांग्रेस की और तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने इन पर कटाक्ष भी किया था कि आप तो बोलते हैं कि समान दूरी बनाए हुए हैं कांग्रेस और भाजपा से, यहाँ तो आप दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर आप समर्थन कर रहे हैं मोदी सरकार का। तो राज्यसभा में जो एमपी थे बिजू जनता दल के, वो चुप हो गए। इनको वो तृणमूल कांग्रेस वाले इनको चिढ़ाए और ये चुपचाप रह गए। अब मैं लोकसभा के बात बोल रहा हूँ, जब अभी अविश्वास प्रस्ताव आया पिछले 7-8 रोज पहले लोकसभा में, उस समय बिजू जनता दल का वही स्टैंड था मोदी सरकार को समर्थन का, और उन्होंने समर्थन किया भी। तो उनको जो दूसरी पार्टी वाले जब पूछे कि आप तो बोलते हैं कि समान दूरी है, अभी आप समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने खास तौर पर बोला, साफ साफ स्टैंड जाहिर किया लोकसभा में। ये जो लोकसभा में जो इनके दल के नेता है पिनाकी मिश्र, जो पुरी से लोकसभा सांसद है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला, बिजू जनता दल की स्थापना हुई है कांग्रेस के विरोध में, अतः हम लोग कांग्रेस के विरोध में जाएंगे, अतः हम लोग मोदी सरकार को वोट देंगे। स्पष्ट किया, साफ साफ बोला लोकसभा में पिछले हफ्ते। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अर्थात यहां बोलने का तात्पर्य मेरा यह है कि उड़ीसा में जो मेन अपोजिशन लीडर, मेन अपोजिशन पार्टी है भाजपा, रूलिंग पार्टी है बीजेडी, तो यहां तो रूलिंग पार्टी और मेन अपोजिशन पार्टी दोनों के दोनों मिले हुए हैं। पब्लिक के सामने खुल गई इनकी सारी बातें। ठीक है, ये लोग अभी बोल सकते हैं, बिजू जनता दल वाले भी बोलते हैं कि जैसा पार्लियामेंट में भी वो बोलते भी हैं कि भाई हमें राज्य का स्वार्थ देखना है। वो भी बात सही है, क्योंकि पिछले साल जो तूफान आया था उड़ीसा में और बंगाल में, प्रधानमंत्री मोदी आए थे और नवीन पटनायक से मिले, तूफान का ऊपर से हवाई सर्वे करके आए, भुवनेश्वर एयरपोर्ट में थोड़ी देर रुके, वहीं पर हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनसे मुलाकात की, बातें की, और उन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया जो नुकसान हुआ उड़ीसा वासियों का, उड़ीसा का जो नुकसान हुआ। लेकिन उन्होंने उसमें कोई मतलब रकम नहीं मांगी उस मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम दिया है कि ये हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन कोई रकम नहीं मांगी। तब जाके जब मीडिया वाले उनको पूछे, नवीन पटनायक जी से पूछे, ये क्या बात है, आपने तो मेमोरेंडम तो दिया, रकम नहीं मांगी। तो उन्होंने बोला, ना मुझे मालूम है, अभी केंद्र सरकार की हालत भी खस्ता हाल है, फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ भी है,
इसलिए हमने देश के बृहत्तर स्वार्थ को देखते हुए रकम नहीं मांगी। देखिए शब्दों का बात, अब मतलब कंपेंसेशन नहीं मांगा, हर्जाना नहीं मांगा जो नुकसान हुआ तूफान में। यहाँ पर गौर कीजिए सारी बातों को। तत्पश्चात मोदी जी चले गए बंगाल, वहाँ भी तूफान ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किए और वहाँ मतलब ममता बनर्जी उनको मेमोरेंडम दी और उनसे डिमांड की रकम की, मतलब हर्जाना की। और मोदी जी 500 करोड़ रुपया बंगाल के लिए दिए, ममता बनर्जी मांगी, तत्पश्चात 500 करोड़ रुपया बंगाल के लिए अनाउंसमेंट हुआ और 500 करोड़ रुपया उड़ीसा के लिए भी अनाउंसमेंट हुआ। मतलब बोलने का कि जिसने मांगा उनको भी 500 करोड़, जिसने नहीं मांगा उसको भी 500 करोड़। अर्थात ये जो 3-4 बातें मैं आपके सामने इसलिए रखा हूँ, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि यहाँ उड़ीसा में मतलब मेन अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों एक ही साथ है, दोनों अंदर खाने मिले हुए हैं। वैसे भी ये लोग खुलकर 2000 से 2009 तक इनका मिलित मंत्रिमंडल था यहाँ पर, बीजेपी और बीजेडी का, और अभी जुदा जुदा दिखते हैं लेकिन अंदर खाने दोनों एक हैं। ये भारत की राजनीति में सबसे, किसी भी स्टेट में कहीं पर भी रूलिंग पार्टी और मेन अपोजिशन पार्टी का ये जो हाल है उड़ीसा में, ये कहीं भी आज तक किसी स्टेट में हुआ नहीं, आज भी नहीं है, पहले भी कभी नहीं हुआ। ये बातें मैंने आपके सामने रखी। अब मैं आ रहा हूँ दूसरी बात पर। कटक में जो कटक उड़ीसा की पुरानी राजधानी है, यह किसी जमाने में बहुत बड़ा शहर भी हुआ करता था। 1036 साल पुराना शहर है और कटक में उड़ीसा की सबसे पुरानी म्यूनसिपलिटी है, जो आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी हो गई है। वहाँ काउंसिल मीटिंग में बारंबार ये जो घोटाला वगैरह जो होती है और ये जो भ्रष्टाचार की बातें आरोप लगाया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है उड़ीसा का, बाल यात्रा मेला, जो पिछले नवंबर में 2022 नवंबर में कटक में महानदी के तट पर हुआ था। उसमें करोड़ों का ठेका ये लोग बिना टेंडर का दे दिए अपने लोगों को। यहाँ पर जो शासक पार्टी है कटक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, वो बीजू जनता दल ही है, और उन्होंने करोड़ों रुपया का काम दे दिए बिना टेंडर के अपने लोगों को। तो इसमें बहुत जोर से हो-हल्ला हुआ इसी दिसंबर और जनवरी में काउंसिल में। तत्पश्चात उस हो-हल्ला को, शोर शराबे को समर्थन किए तीनों दल के लोग, मतलब कांग्रेस और भाजपा तो यहाँ पर अपोजिशन में है काउंसिल में, उन दोनों का अपोजिशन पार्टियों का साथ दिए बीजू जनता दल के कॉर्पोरेटर भी। विचित्र परिस्थिति है, मतलब चेयर, ये जो मेयर और डिप्टी मेयर, ये दोनों एक तरफ, बाकी सारे कॉर्पोरेटर एक तरफ, इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी बीजेडी। तत्पश्चात उनको संभालना बहुत मुश्किल हुआ, जैसे तैसे करके वो संभाले और मीटिंग को स्थगित कर दिए। तत्पश्चात फिर काफी जोर शोर से सियासत चली और मामला पहुंचा नवीन जी के पास, और नवीन पटनायक जी ने सभी को बुलाया, यहाँ पर जितने भी बीजेडी के कॉर्पोरेटर हैं सबको बुलाया और बुला के उनको सब बोल दिया अच्छे से कि डिसिप्लिन में रहो, पार्टी लाइन में रहो, पार्टी लाइन के खिलाफ मत जाओ, कोई शिकायत है तो मुझे बोलो, पार्टी लाइन के खिलाफ, डिसिप्लिन के खिलाफ मत जाओ। उसी में ये इशारा ही इनको काफी था, इसलिए वो लोग जो रूलिंग पार्टी के बीजेडी के जो कॉर्पोरेटर हैं तत्पश्चात और ज्यादा हो हल्ला शोर शराबा काउंसिल में नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि अपोजिशन पार्टी में जो कांग्रेस है और भाजपा वाले हैं, उनको तो भाई वो तो विरोधी है ही, वो तो शोर शराबा करेंगे ही, और वो करते भी हैं। हर महीने में एक काउंसिल मीटिंग होती है। अभी पिछले 3-4-5 मीटिंग जो भी हुई है, सब में ये दोनों के दोनों, जैसे वो जो बाल यात्रा का बिना टेंडर का जो काम हुआ उसके ऊपर तो 2-3 काउंसिल में लोग काफी जोरदार हंगामा किए थे। तत्पश्चात यहाँ पर ये जो उड़ीसा में अपने कटक में जो 59 वार्ड हैं, उनको ये लोग 3 जोन में डिवाइड किए। ये जो स्वीपिंग साफ सफाई वाला जो है, सड़कों की सफाई और दूसरे साफ सफाई का जो काम है, यहाँ 3-3 संस्था को, प्राइवेट संस्था को काम दिया गया। एक को 20 वार्ड, दूसरे को 20 वार्ड, तीसरे को 19 वार्ड, और तीनों प्राइवेट संस्थाएं को, मतलब उसमें ये लोगों का आरोप है कि काफी करोड़ों का घोटाला हुआ है। उस पर भी मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर एक और खास बात यह है कि 100 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कटक में पिछले महीने आधारशिला वगैरह रखी गई थी। उस काम को ये लोग बिना टेंडर के, कटक के मेयर और काउंसिल ने बिना टेंडर के 3-4 सरकारी संस्था,
सरकारी जो कॉरपोरेशन वगैरह होते हैं वो 100% सरकारी नहीं है, लेकिन सरकारी जैसा ही रखते हैं। इनको ये लोग काम अलॉटमेंट कर दिए, टेंडर प्लॉट नहीं किए, और टेंडर प्लॉट करते तो शायद इनको रेट कम भी हो सकता था, लेकिन इनको ये लोग सेफ साइड गेम खेल के उनको अलॉट कर दिए काम, और वो लोग अब टेंडर करेंगे। अब और एक उनके ऊपर निगरानी करने के लिए राउरकेला की भी एक सरकारी गवर्नमेंट एजेंसी को अपॉइंटमेंट कर दी है कि वो काम की निगरानी करेगी। अर्थात ये सारे कामों का अंदर में कितना किकबैक्स दिया जाएगा, क्या देना देना होगा, डायरेक्टली कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर का ये लोग कोई इन्वॉल्व नहीं होके इनडायरेक्टली लोग सारे के सारे उसमें जो मिलना है इनको सब मिलेगा, लेकिन इनके ऊपर दोषारोपण नहीं हो, इसलिए ये लोग चालाकी चतुराई से ये काम किए। इसको भी काउंसिल में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर, ये दोनों के दोनों जोरदार आक्रमण किए इस बात के ऊपर भी काउंसिल में। और एक यहाँ पर क्या है कि एक आजकल होता है कि सरकार लोगों को डायरेक्टली नौकरी देती नहीं है, देने में काफी पैसा वैसा खर्चा होता है, एक्सचेकर पर काफी बोझ पड़ता है, इससे सरकार एक बीच का रास्ता निकाल रखी है। कोई भी काम हो आउटसोर्सिंग, मतलब टेम्पररी आदमी को रखते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक टेम्पररी संस्था को ये लोग काम दे रखे हैं आउटसोर्सिंग, और वो संस्था यहाँ पर सारा काम, ये जितने भी लेबर है और वर्कर्स हैं, वो करोड़ों को टेंडर मान करोड़ों का उनका बिल होता है हर महीना, और साल में करोड़ों की कमाई होती है। वो काम ये लोग बिना टेंडर के, बिना किसी नियम कानून के ये लोग दे रखे हैं एक संस्था को। और मजे की बात इससे ज़्यादा ये है कि वो जो संस्था को दे रखे हैं वो एक लेडी के नाम से, एक महिला के नाम से दे रखे हैं। उस महिला के पति भी कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक कर्मचारी है। मतलब जितना भी नियम कानून के विरोधाचरण हो सकता है, बहिर्गमन हो सकता है, नियम कानून का खिलाफत हो सकती है, सारे कार्य अभी कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चल रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि सारों का मतलब रहस्य उद्घाटन और सारों की बातों को लेकर एक साथ हंगामा करते हैं कांग्रेस और भाजपा वाले कॉर्पोरेटर। और ये दोनों के दोनों कॉर्पोरेटर यहाँ के जो स्थानीय विधायक है मोहम्मद मोकिम, उनके कार्यालय में भी गए थे लोग, कांग्रेस कार्यालय में भी ये लोग गए थे। एक बार नहीं 2-3 बार उनके घर पे भी गए हैं, उनके कार्यालय में भी गए। मतलब मेरा कहने का कि भारत में सभी राज्यों में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में राजनीतिक सियासतबाजी में करते हैं काम। किसी से कहीं पर भी इनके, आप सभी को जानते हैं कि कहीं पर इनके आपस में दोस्ती हो नहीं सकती, लेकिन कटक एक अनोखा उदाहरण है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर और कांग्रेस कॉर्पोरेटर पिछले 7-8 महीने से एक साथ मिले हुए हैं। एक साथ में मोहम्मद मोकिम जो विधायक है यहाँ पर, उनके घर भी जाते हैं, उनके कांग्रेस के कार्यालय में भी जाते हैं। यह है सबसे बड़ी ताज्जुब की बात, जो हिंदुस्तान में शायद किसी शहर में, किसी राज्य में ऐसा देखने को नहीं आता है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर राजनीति बड़ी विचित्र है, कटक में भी और उड़ीसा में भी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।